हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी। और आज हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट, दैट विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था सेल का, हमने सेल थ्योरी की थी एंड हमने लास्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल का एक डिटेल स्ट्रक्चर देखा था। तो आज हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारे सेल वॉल क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में बिल्कुल सिमिलर होती है। इसका फंक्शन भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिमिलर होता है। तो इट इज सिमिलर इन प्रो एंड यूकैरियोट्स। दोनों के अंदर ये बिल्कुल सिमिलर होती है, इनका फंक्शन भी सिमिलर रहता है। इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, बट अगर मुझे डिटेल स्ट्रक्चर देखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, देन आई विल गो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में आपको दिख जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट अगर हमें डिटेल स्ट्रक्चर देखना है, अगर हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखना है, देन वी हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। तो अब हम इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर कैसे हुआ और किसने डिस्कवर किया। तो इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था बाय केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस करके इसको डिस्कवर किया था, और हमने जो केमिकल एनालिसिस किया था वो किया था आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल्स का, वो भी ह्यूमन के आरबीसीज का हमने केमिकल एनालिसिस किया। अब जो हमारे पास आरबीसी होती है ह्यूमन की या किसी की भी आरबीसी, इसके पास कोई भी ऑर्गेनली नहीं होती, इसके पास कोई भी ऑर्गेनली नहीं होती। तो जब हमने केमिकल एनालिसिस किया तो सबसे पहले हमने क्या करा, आरबीसी को तोड़ा। ये है हमारे पास आरबीसी। हमने आरबीसी का क्या किया, सबसे पहले आरबीसी को ब्रेक किया, इसका ब्रेक किया, जिसकी वजह से इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए आरबीसी के। ये है हमारे आरबीसी के फ्रेगमेंट्स। और जब हमने इन फ्रेगमेंट्स का केमिकल एनालिसिस किया तो हमने देखा कि इसके अंदर लिपिड प्रेजेंट है। इसके अंदर लिपिड प्रेजेंट है, मेनली फोस्फोलिपिड प्रेजेंट है। मेनली ज्यादातर फोस्फोलिपिड ही इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज 40%। 40% आपको इसके अंदर फोस्फोलिपिड देखने को मिला। और हमने देखा कि इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रोटीन ही है, दैट इज 52%। और हमने देखा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, बट वो थोड़ा सा कम अमाउंट में है, दैट इज 8%। तो इसकी डिस्कवरी केमिकल एनालिसिस के थ्रू हुई। आरबीसी का पहले ब्रेकडाउन हुआ, आरबीसी के फ्रेगमेंट्स बनाए गए। उस आरबीसी फ्रेगमेंट्स को जब हमने केमिकली एनालाइज किया तो हमने देखा कि इसके अंदर लिपिड प्रेजेंट है 40%, दैट इज फोस्फोलिपिड। प्रोटीन होता है 52% सबसे ज्यादा, एंड कार्बोहाइड्रेट होता है 8%। तो अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने इसकी डिस्कवरी की बात कर ली, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम इसके लिपिड की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो लिपिड होता है दैट इज मेनली फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो लिपिड की लेयर होती है ये बाई लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बाई लेयर फॉर्म में दो लेयर आपको इसकी देखने को मिलेगी, बाई लेयर फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको ये लिपिड। सबसे पहले हम एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसके पास एक हेड प्रेजेंट होता है ऐसे, जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग होता है। और इसके पास एक टेल प्रेजेंट होती है, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर फोबिक होती है। ये हमने बनाया एक लिपिड का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन लिपिड। बट मैंने बोला कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाई लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अब हमें इसकी बाई लेयर बनानी होगी। तो इसकी हम बाई लेयर बनाते हैं। ऊपर हेड प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, नीचे की तरफ भी हेड होंगे, और अंदर की तरफ टेल होंगी। देखो अंदर की तरफ टेल क्यों है, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, दे आर वाटर फोबिक। तो वो अपने आप को अंदर ढक लेती है, मतलब अपने आप को अंदर छुपा लेती है, ताकि वो वाटर, क्योंकि वो वाटर फोबिक है इसलिए वो अपने आप को अंदर छुपा लेती है, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, दीज आर टेल्स।
ये जो हमारी टेल्स होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। ये बाहर के जो यहाँ पे, अब बाहर क्या है हमारा, सारी जगह साइटोप्लाज्म है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तो हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ये वाटर फोबिक होती है, तो ये क्या करती है, जो बाहर के एक्वस इन्वायरमेंट होता है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर की तरफ चली जाती है। और जो हेड होता है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, तो इसलिए वो बाहर के साइड प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स एक्वस साइड्स। तो ये है हमारी हेड जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक है, और ये है हमारी टेल्स जो कि हाइड्रोफोबिक है। सो ये है हमारा पूरा एक लिपिड बाइलेयर। दिस इज लिपिड बाइलेयर। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक है तो इसको हम पोलर हेड भी बोलते हैं, और जो टेल है वो हमारी हाइड्रोफोबिक है तो इसको हम नॉन पोलर भी बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। हमने देखा कि लिपिड मेजरली फॉस्फोलिपिड होता है, बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर होता है, और ये बाइलेयर की फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। मैंने बताया कि यहाँ पे हमें हमें तीन टाइप के केमिकल देखने को मिलेंगे, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड हमने डिस्कस कर लिया जो कि 40% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर प्रोटीन्स की। सो यहाँ पे आपको दो टाइप के प्रोटीन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट विल बी इंटीग्रल प्रोटीन, एंड सेकंड विल बी पेरिफेरल प्रोटीन्स। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर लिपिड बाइलेयर। ये हमारी लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा, इंटीग्रल प्रोटीन हमारा जो लिपिड की लेयर है उसके अंदर फंसा हुआ होगा, बरीड होगा इनसाइड लिपिड बाइलेयर, ऐसे। यस, दिस इज अवर इंटीग्रल प्रोटीन। सो जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो बरीड रहता है, दसा हुआ रहता है इन द लिपिड बाइलेयर। इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं इसको, जो कि बरीड होता है मेम्ब्रेन के अंदर। ये बरीड होता है मेम्ब्रेन के अंदर। बट सेकंड इज अवर पेरिफेरल प्रोटीन। जो हमारा पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो हमारे पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, मतलब लिपिड की साइड में प्रेजेंट होता है, अंदर बरीड नहीं होता। यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा ऐसे पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो ये बरीड नहीं होंगे लिपिड के अंदर, ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे, साइड्स पे प्रेजेंट होंगे, साइड्स पे प्रेजेंट होंगे। अब देखो, एक चीज हमारी, एक प्रोटीन है जो कि लिपिड के अंदर फंसा हुआ है, बरीड है, और एक है जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। तो इसमें जो हम इजी एक्सट्रैक्शन किसका हो सकता है हमारा, हम किसको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज पेरिफेरल, बिकॉज वो साइड्स में है, वो फंसा हुआ नहीं है लिपिड बाइलेयर के अंदर। तो जो हमारा पेरिफेरल प्रोटीन होगा दैट विल बी इजी टू एक्सट्रैक्ट, इसको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट हमारा जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एक्सट्रैक्ट करने में, डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। तो हमने देखा दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक प्रोटीन जो अंदर इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोटीन जो बरीड होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है। एंड सेकंड इज पेरिफेरल प्रोटीन जो साइड्स में प्रेजेंट होते हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। अब जो रेशो होता है लिपिड और प्रोटीन का, ये वेरी करता है। जो हमारा रेशो रहता है लिपिड और प्रोटीन का, ये वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल, सेल टाइप टू सेल टाइप, ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आरबीसीज की, अभी हमने देखा आरबीसी में प्रोटीन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिपिड, तो इसका जो रेशो रहता है प्रोटीन रेशो लिपिड, वो रहता है 52:40। तो ये जो रेशो होता है लिपिड और प्रोटीन का, ये वेरी करता रहता है अगर हमारा अलग अलग सेल है, आरबीसी के अलग होगा, इंटेस्टाइनल सेल्स के अलग होगा, हर एक सेल के लिए ये वेरी करता है। बट अगर मैं आरबीसी की बात करूँ नीट लेवल के हिसाब से, तो आरबीसी के अंदर प्रोटीन रेशो लिपिड विल बी 52:40। नेक्स्ट पार्ट वॉज कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होता है, यहाँ पे भी दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर हमारे लिपिड लेयर के ऊपर शुगर अटैच हो जाए, मतलब लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए, तो वो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड, वो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड।
बट अगर हमारे प्रोटीन्स जो हमारे इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स थे उसके ऊपर अगर शुगर ऐड हो जाए, कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाए, तो वो आगे जाके बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। ये सिर्फ 8% ही प्रेजेंट होता है हमारा। अगर इसके ऊपर लिपिड के ऊपर शुगर अटैच हो जाए तो वो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड, और अगर इस प्रोटीन के ऊपर शुगर अटैच हो जाए, कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए, तो वो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा लिपिड होता है, फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, बाइलेयर फॉर्म में होता है, प्रोटीन होता है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन, एंड देन हमने देखा कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर अच्छा एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। दिस इज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम देख सकते हैं दिस इज लिपिड बायलेयर। ये क्या है? एक लिपिड की बायलेयर है। ये ऊपर हेड है, नीचे भी हेड है, और बीच में अंदर टेल्स प्रेजेंट है बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक। ये देख सकते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि टोटली बरीड है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड लेयर के अंदर, टोटली बरीड है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होगा। बट एक प्रोटीन हम देख सकते हैं जो यहाँ पे पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, ये वाले इनको एक्सट्रैक्ट करना इजी होगा। इनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। इनको एक्सट्रैक्ट करना इजी होगा। ये रहे पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये है हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स जिनको एक्सट्रैक्ट करना इजी है। अब देखो इस प्रोटीन के ऊपर शुगर अटैच हो गया, प्रोटीन के ऊपर शुगर अटैच हो गया, तो इसने क्या बनाया? ग्लाइकोप्रोटीन बनाया। प्रोटीन के ऊपर शुगर अटैच हो गया, इसने बनाया ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर हमारे लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाए तो वो बनाएगा ग्लाइकोलिपिड। इसमें कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट में आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल जाएगा। सी दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर होती है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, शुगर होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और हमारे पास कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है बेस्ड ऑन की वो अगर प्रोटीन पे अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर हमारा लिपिड पे अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मॉडल की, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दिया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दिया किसने था, हर बार आता है नीट में, से दैट इज सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें जो फ्लूइड है, फ्लूइड वर्ड लिया गया है फॉर द लिपिड्स। जो फ्लूइड वर्ड है वो लिपिड के लिए डिनोट किया गया है, एंड मोज़ेक वर्ड लिया गया है फॉर प्रोटीन्स। अभी हम देखेंगे कैसे प्रोटीन और लिपिड के लिए लिया गया है। फ्लूइड वर्ड इज फॉर लिपिड एंड मोज़ेक वर्ड इज फॉर प्रोटीन। अब देखो जो हमारी लिपिड की बाइलेयर होती है दैट एक्ट लाइक अ सी, वो एक सी की तरह काम करती है। और जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं दैट एक्ट लाइक अ आइस बॉक्स। तो हमारी जो लिपिड होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, वो एक सी की तरह काम करती है, और हमारा जो प्रोटीन होता है वो एक्ट करता है लाइक आइसबर्ग्स। तो जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो आइसबर्ग की तरह काम करते हैं इन द सी ऑफ लिपिड्स। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलता है कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं आइस बॉक्स होते हैं, दे एक्ट एज अ आइस बॉक्स इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड के सी में जो प्रोटीन्स होते हैं वो आइसबर्ग की तरह काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कि कैसी मूवमेंट होती है। तो इसका जो नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज क्वाजी फ्लूइड। क्वाजी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड नेचर होता है, थोड़ा सा इसका फ्लूइडिटेड नेचर होता है, थोड़ा सा सॉलिड नेचर रहता है। ये फ्लूइड नेचर क्या करता है? इट एनेबल्स लेटरल मूवमेंट। ये क्या करवाता है? लेटरल मूवमेंट करवाता है प्रोटीन की। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उसकी लेटरल मूवमेंट करवाता है लिपिड की लेयर में। किसकी वजह से होती है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन द लिपिड? बिकॉज ऑफ क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेटरल मूवमेंट क्या होते हैं? जब वो साइड में फ्लिप कर लेता है, मान लो ये दो लिपिड्स हैं, ये दो प्रोटीन्स हैं, ये आपस में साइड में फ्लिप कर गए, दिस इज लेटरल मूवमेंट, दिस इज लेटरल मूवमेंट। तो लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन की वजह से ही हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी लिपिड की लेयर है, हमारा पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज क्वाजी फ्लूइड इन नेचर। इसीलिए फ्लूइड को बोला गया है लिपिड,
और मोज़ेक को बोला गया है प्रोटीन। जो लिपिड्स होते हैं वो फ्लूइड की तरह काम करते हैं और प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, इस क्वाजी फ्लूइड नेचर का क्या रोल होता है? इसके काफी ज्यादा रोल है। ये किस किस में मदद करता है? तो सबसे पहले ये मदद करवाता है इन द ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करवाता है? चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल। सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएगा, सेलेक्टिव चीजों को ही करवाएगा। और ये मदद करता है सेल ग्रोथ में। सेल की ग्रोथ करने में भी मदद करता है। अगर सेल को कोई भी चीज बाहर फेंकनी है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस क्वाजी फ्लूइड नेचर के थ्रू बाहर पहुंचवा पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्रीशन में भी मदद करता है। और ये मदद करता है हमारा सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में भी इसका रोल होता है। तो हमने देखा कि क्वाजी फ्लूइड नेचर क्या होता है? जो लेटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन की, वो उसमें मदद करता है। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करवाना, सेल की ग्रोथ करवाना, सिक्रीशन करवाना और सेल के डिवीजन करवाना। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो कैसे होता है? कौन कौन से प्रोसेस लगेंगे? एक्टिव होगा, पैसिव होगा, एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ट्रांसपोर्ट की, दैट विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, दैट इज सेलेक्टिवली परमेबल। वो हर एक चीजों को आने जाने नहीं देगी, सेलेक्टिव चीजों को ही आने जाने देगी। इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट विल बी अवर पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी बाहर सेल मेम्ब्रेन है और अंदर हमारा साइटोप्लाज्म है और ये बाहर का एरिया है, एक्वस एनवायरनमेंट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा? हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। यहाँ पे कोई भी एटीपी नहीं लगेगी, नो एटीपी। इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। दैट इज, पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? the movement of ions or the movement of molecules from high concentration to low concentration without the expenditure of energy। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है मॉलिक्यूल और यहाँ पे कोई भी आपको एटीपी नहीं लगानी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंड हम बात करते हैं एक्टिव की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? हमारे पास मूवमेंट होता है आयंस का और मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। बिल्कुल इसके उल्टा होता है पैसिव से। अपना क्या होगा? मूवमेंट लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा। अब कोई भी चीज लो से हाई जाएगी तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हाई टू लो कराने में कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, बिकॉज दैट इज इजी। बट अगर मुझे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवानी है तो मुझे यहाँ पे एटीपी देनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगेन दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो हमने देख लिया पैसिव क्या होता है और एक्टिव क्या होता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो एग्जाम्पल आता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सोडियम पोटेशियम पंप। ये अपना हाई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है एंड विद द नीड ऑफ एटीपी। एटीपी लगती है इसके अंदर। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। अब हमने देख लिया पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है। हमने देखा कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, किसी आयंस की मूवमेंट हो रही है। बट अगर मुझे एक वाटर की मूवमेंट करवानी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टर्म दैट विल बी ऑस्मोसिस। तो थर्ड हम लिखेंगे ऑस्मोसिस। ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है? वाटर की मूवमेंट होती है। अभी तक क्या हो रहा था? मॉलिक्यूल्स और आयंस की मूवमेंट हो रही थी इन पैसिव एंड एक्टिव। यहाँ पे क्या होगी? वाटर की मूवमेंट होगी। वाटर की मूवमेंट होगी, बट अगेन क्या होगी? अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। अब हाई से लो होगी तो अगेन एनर्जी नहीं लगेगी। तो एक काइंड का क्या है? डिफ्यूजन ही है, ये पैसिव ही है। ये एक टाइप का पैसिव ही है। बट यहाँ पे किसकी मूवमेंट होती है? बस मोलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये भी एक पैसिव का ही टाइप होता है। तो हमने देख लिया यहाँ पे तीन टाइप के ट्रांसपोर्ट। और एक और चीज रह गई यहाँ पे
कि जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये न्यूरॉन में चलता है, ये हमारा न्यूरॉन्स में चलता है। सो आई गेस हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा, इसकी डिस्कवरी देखी हमने कि किस किसने इसको डिस्कवर किया था। देन हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, लिपिड देखे, प्रोटीन्स देखे। फिर हमने इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर किया थ्रू डायग्राम। फिर हमने देखा कि इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस होता है, और एक हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी देखा जिसमें दैट इज जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो आइस बॉक्स की तरह काम करते हैं इन द सी ऑफ लिपिड्स, दैट इज क्वाजी फ्लूइड नेचर। ये क्वाजी फ्लूइड नेचर किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, जो कि ट्रांसपोर्ट, सेल ग्रोथ, सिक्रीशन और सेल डिवीजन में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल वॉल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। जो सेल वॉल होती है वो हमारी क्या होती है? एक नॉन लिविंग होती है, इट इज नॉन लिविंग। सबसे पहले बात, ये नॉन लिविंग होती है, ये काफी ज्यादा हार्ड होती है और रिजिड होती है, काफी ज्यादा हार्ड और रिजिड होती है। ये अब इसकी जो कंपोजिशन होती है ना वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में इसकी कंपोजिशन अलग होगी, फंजाई में अलग होगी, और अलग अलग वेरी करती है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, अगर मैं एक फंजाई की बात करूं तो उसमें जो सेल वॉल होगी वो काइटिन से मिलके बनी होगी, काइटिन की सेल वॉल होगी। अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है बस वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। बट अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, हमने देखा था जब हमने प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर किया था, तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन का क्या मतलब है? इसके बाद इसके अंदर अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होंगे, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होंगे। ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइडो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड्स। तो हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी जो कंपोजिशन होती है सेल वॉल की वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल फंजाई काइटिन की होगी, प्लांट सेलुलोज, और बैक्टीरिया पेप्टाइडो ग्लाइकन। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप की सेल वॉल होती है, टाइप्स ऑफ सेल वॉल। दो टाइप की सेल वॉल होती है, फर्स्ट विल बी प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकंड विल बी सेकेंडरी सेल वॉल। जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है वो हमारे हमें यंग सेल्स में देखने को मिलेगी, ये हमारे जो यंग सेल्स होते हैं उसमें देखने को मिलेगी। बट हमारे जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो आपको मैच्योर सेल्स में देखने को मिलेगी, जो हमारे सेल मैच्योर हो जाएंगे आफ्टर डिवीजन उसमें आपको देखने को मिलेगी। ये सबसे बाहर वाली होती है, सबसे आउटर मोस्ट हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है, एंड ये हमारी होती है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी। प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है हमारी सेल सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी बाद में बनती है। तो प्राइमरी तो पहले से प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी हमारे बाद में बनती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो ये सेलुलोजिक होगी, सेलुलोज होगा इसके अंदर, इसके अंदर हेमी सेलुलोज भी होगा, इसके अंदर प्रोटीन होगा कुछ अमाउंट में, और पेक्टिन भी होगा। बट अगर मैं सेकेंडरी सेल वॉल की बात करूं तो इसके अंदर लिग्निन होगा, लिग्निन होगा और सुबिरिन होगा। तो देखो दोनों की कंपोजिशन अलग है। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और प्रोटीन पेक्टिन, और सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सुबिरिन। जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है वो टाइम के साथ डिमिनिश हो सकती है, ये टाइम के साथ डिमिनिश हो सकती है। तो एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का। तो सबसे बाहर होगी हमारे पास एक प्राइमरी सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर प्राइमरी सेल वॉल, रेड कलर वाली जो ये मैंने बनाई है वॉल दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। अंदर की तरफ हमारे पास प्रेजेंट होगा सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे। अच्छा, इसको हम ले लेते हैं एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी जो सेकेंडरी सेल वॉल होगी वो बनेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी के बीच में, यहाँ पे। दिस इज अवर, ये जो डिपोजिशन है लिग्निन और सुब्रिन की, एंड सेल वॉल, ये है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। तो हमने देखा कि सबसे बाहर होती है प्राइमरी सेल वॉल, सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी के बीच में कुछ डिपोजिशन होती है लिग्निन और सुब्रिन की, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे एक एरिया प्रेजेंट होता है जहाँ पे हम देखते हैं देयर इज नो सेकेंडरी सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एरिया, जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एरिया जहाँ पे हमारे पास कोई भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है। देर इज नो सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन इन दिस एरिया। इसको हम बोलते हैं पिट। इस एरिया को हम बोलते हैं पिट। तो पिट वो एरिया होता है जहां पे हमारे पास देर इज नो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुबरिन। पिट में आपको कोई भी लिग्निन और सुबरिन नहीं दिखेगी, मेनली आपको यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का एरिया नहीं दिखेगा। इस एरिया को हम बोलते हैं पिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर मिडल मिडल लैमेला की। अब हमारे पास जो मिडल लैमेला होता है वो क्या करता है, दो नेबरिंग सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू नेबर सेल्स। दो नेबरिंग सेल्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, दोनों सेल्स को जोड़ के रखता है। तो ये क्या करता है, दोनों जो सेल्स होते हैं उनको ग्लू करके रखता है। ग्लू करता है, चिपकाता है दोनों सेल्स को। और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो होती है कैल्शियम पेक्टेट की। इसकी कंपोजिशन होती है कैल्शियम पेक्टेट की। तो ये था मिडल लैमेला का। दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, दोनों सेल्स को एज अ ग्लू की तरह काम करती है, चिपकाने में मदद करती है। और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो कैल्शियम पेक्टेट की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्लाज्मोडेस्माटा। हमारे पास जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो क्या करता है, प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे मिडल लैमेला नहीं होता। इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि वो एरिया होता है जहाँ पे मिडल लैमेला नहीं होता। यहाँ पे मिडल लैमेला absent होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। लास्ट हमारे पास रह गया गोल्जी बॉडीज। अच्छा, गोल्जी बॉडीज को हम बाद में करेंगे ऑब्वियसली। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। तो सेल वॉल का फंक्शन होता है, सबसे पहला फंक्शन होता है, ये क्या करता है, साइज प्रोवाइड करता है और शेप मेंटेन करता है सेल का। साइज और शेप मेंटेन करता है सेल का। और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। और क्या करता है, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद करता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है। और क्या करता है, इट एक्ट एज अ बैरियर। अगर मान लो कोई भी अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल जा रहा है, कोई भी अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल आ रहा है, तो इसकी एंट्री को ये स्टॉप करेगा। तो ये क्या करता है, बैरियर की तरह काम करता है फॉर अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल। तो सेल वॉल में आपको इतना ही करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सेल वॉल को, पूरा एक बेसिक समरी। सेल वॉल एक नॉन लिविंग हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर है। इसकी कंपोजिशन वैरी करती है। फंजाई में इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, प्लांट्स में इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन, मतलब अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट। बैक्टीरिया का जो पेप्टाइडोग्लाइकन था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होता है। बहुत सारी ग्लाइकन होती है, नैग नैम की यूनिट्स होती है, और इनको जोड़ने वाला होता है हमारा अमाइनो एसिड। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है उसको रेफर कर लीजिए फॉर पेप्टाइडोग्लाइकन। फिर हमने देखा कि दो टाइप की सेल वॉल होती है, प्राइमरी जो कि यंग सेल में होती है, आउटर मोस्ट होती है, और ये डिमिनिश हो सकती है। सेकेंडरी सेल वॉल हमारी मैच्योर सेल में होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी के बीच में प्रेजेंट होगी। वो एरिया जहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, जहाँ पे सुबरिन और लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती, उस एरिया को हम बोलते हैं पिट। फिर हमने देखा मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या करता है, दोनों सेल्स को एक साथ रखता है, चिपकाता है। इसकी कंपोजिशन होती है कैल्शियम पेक्टेट की। प्लाज्मोडेस्माटा वो एरिया है जहाँ पे मिडल लैमेला नहीं होता। इनका क्या फंक्शन होता है, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देता, बैरियर की तरह काम करता है, साइज और शेप मेंटेन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी ये मदद करता है। अच्छा, इसका एक और काम है, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बर्स्टिंग। सेल हमारा बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए, बिकॉज दिस इज हार्ड। ये हार्ड और रिजिड है, तो ये सेल को बर्स्ट होने से प्रोटेक्ट करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इसका एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर सेल। अंदर हमारा सेल वॉल सेल है, तो इसके बाहर क्या होगा, कैल्शियम पैक्टेट की एक लेयर होगी, दैट इज मिडल लैमेला। कैल्शियम पैक्टेट, वो एरिया जहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट नहीं होगा उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा।
सबसे बाहर है हमारे पास प्राइमरी वॉल, और देन हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में होती है सेकेंडरी वॉल। ये किसकी डिपोजिशन की वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन प्लस सुबेरिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो आज इस लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, और इस वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, और हमने सेल वॉल देख लिया। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो उसके लिए लाइक कर लीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।